वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत हम कर रहे हैं यौम पाकिस्तान, करारदाद लाहौर और फिर बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो कानून साज असम्बली से खिताब था 11 अगस्त 1947 का, उसके ऊपर हम बात करते हैं। डॉक्टर आमना महमूद साहबा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहबा, जो अगर हम 11 अगस्त की तरफ आएँ कायद आज़म का खिताब, ये बेसिकली वो रोड मैप है जिस पर हमने चल के आगे काम करना था। इसमें दो उन्होंने मेरे हिसाब से, आप इस पर ज़रूर ऐड भी कीजिएगा, तस्सीह भी कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, कि दो एतबार से, एक उन्होंने उसमें जो कानून साज असम्बली का किरदार था उसको मुतय्यन किया, और दूसरा फिर जो हुकूमत या इंतज़ामिया है उसकी जो जिम्मेदारियां और फ़राइज़ हैं उसके ऊपर उन्होंने बात की। और दस्तूर साज असम्बली के लिए एक तो डेफिनेटली उसका काम जो बुनियादी जो था वो मुस्तकिल दस्तूर एक मुरतब करना, और दूसरा उसको एक आप कह लें कि मुकम्मल खुद मुख्तार और वफाकी कानून साज असम्बली या इदारे के हवाले से किरदार अदा करना था। ये जो दो चीज़ें हैं, बदकिस्मती से कायद आज़म जो है वो ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रह सके, लेकिन फिर जिस तरह से हमने 1973 और 47 के दरमियान जो सफ़र तय किया वो भी हमारे सामने है, और ये सफ़र उर्दू और इंग्लिश दोनों वाला हम इसको कह सकते हैं। तो ये बताएं कि अभी हमने 73 के बाद अगर ये जो दो बुनियादी मकासद थे उनको किस हद तक जो है कि मुकम्मल कर लिया है, और इसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश क्या है? देखिए, जो जो कायद-ए-आज़म का खिताब है वो इनफैक्ट आपने जैसे मेंशन किया है कि वो एक रोड मैप है और वो संग मील है। और जो वो लोग पाकिस्तान को एक थियोक्रेटिक स्टेट बनाना चाहते थे, और जो ये चाहते थे कि अगर आपने कह ही दिया है कि ये इस्लाम के नाम पे कायम किया गया है तो फिर यहाँ पे मलाइयत कायम कर दी जाए, और इसी तरह से जो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बन जाए। तो कायद-ए-आज़म ने बहुत सादगी से और वज़ाहत के साथ, क्योंकि वो कानूनदान थे ना, तो उनकी लैंग्वेज इतनी जो है क्लियर है, क्योंकि कानून में जितने रखने होते हैं, जितने लकूने होते हैं, उनसे उतने रखने पड़ते हैं काम में ना। तो कायद-ए-आज़म ने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा कि ये जो है ममलकत खुदादाद बनी है, ये अवाम की हकमियत के ऊपर बनी है, और यहाँ पे अवाम की हकमियत होगी, यानी कि एक्सरसाइज करेंगे लोग, डेमोक्रेसी होगी। फिर उन्होंने ये बताया कि ये जो सारे इदारे हैं ये अवाम को सर्व करने के लिए होंगे, और ये स्टेट अपरेटस जो है ये अवाम के जो इदारों के ताबे होगा। और फिर जो, क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद नहीं था और जितनी जल्दी बन जाता उतना अच्छा था पाकिस्तान के लिए, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का नाम ही कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली था, यानी कि उसका काम आइन साजी था। कानून साजी तो हर असम्बली का ही होता है, और दूसरा उसका टास्क जो है वो कानून साजी था। मैं समझती हूँ कि जो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली है उसकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, उसने काम बड़ा किया कि वो कंसेंसस जनरेट कर सकें उन मामलात पे, क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो था वो रिप्रेजेंटेशन पे था, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पे था, जिस पे हम अभी बात कर रहे थे। रिप्रेजेंटेशन का मसला ये था कि जो प्रोविंसेस हैं वो अनइवन थे ना, यानी उनकी पॉपुलेशन कोई बहुत बड़ी ज़्यादा थी और कोई बहुत कम थी। जैसे बंगाल की जो है वो 53 to 54% थी, और यहाँ के सारे सूबों को मिला के हमारी 46% या पॉइंट समथिंग थी। तो इसका मतलब ये है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन बड़ा मैटर करती थी, और वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के साथ-साथ एक फेडरेशन के प्रिंसिपल पे होनी चाहिए थी। और इस असेंबली ने बड़ी कोशिश की कि वो ऐसे हो सके, लेकिन बहरहाल वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर सकी। इसमें असेंबली का इतना ज़्यादा कसूर नहीं था, बल्कि इसमें ज़्यादा डिक्टेटोरियल ट्रेंड्स जो गवर्नर जनरल साहब उनके सिर पे सवार हो गए थे, उनकी वजह से था। और उसके बाद जो उन्होंने कैबिनेट ऑफ टैलेंट बना दी और अनड्यू इंटरफेरेंस करना शुरू कर दी, इसलिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन भी अपनी मर्जी का बनवाना चाहते थे और असेंबली पे गैर मामूली दबाव डाल रहे थे, और उसकी वजह से उन्होंने गैर आईनी तौर पे असेंबली को डिसमिस भी कर दिया। तो हम ये समझते हैं कि आईनी सफर जो है वो अच्छा आगाज किया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। अगर उसको काम करने दिया जाता तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इससे पहले भी बन सकता था। अच्छा, दूसरा जो इसका पहलू था कि गवर्नमेंट के जो फ़राइज़ थे और गवर्नमेंट को फोकस क्या करना चाहिए। बुनियादी तौर के ऊपर उन्होंने कहा जी कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी अमन व अमान की होती है, और फिर उन्होंने कहा कि आपके 3 बड़े मसाइल हैं जिसको हमने और हुकूमत ने और सब ने मिल के हल करना है, और उसमें उन्होंने करप्शन, चोर बाजारी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और अकरबा परवरी, ये 3 उन्होंने उस वक्त खराबियाँ बताई थी, और कहा था कि फोकस हमारा क्या होना चाहिए गवर्नमेंट का, इंतज़ामिया का, कि अवाम की फलाह बहबूद और मजहबी आज़ादियाँ। सबसे ज़्यादा जोर इसके ऊपर उन्होंने दिया था। जो आप बात कर रही हैं कि मल्टी कल्चरल डायमेंशन बहुत हमारे लिंग्विस्टिक हैं, नस्ली लसानी, हर एतबार से ये जो खित्ता है इसके अंदर बड़ी डाइवर्सिटी है, और इसी वजह से अगर हम पहली कानून साज असम्बली देखें तो शायद उसके प्रेसिडेंट भी जोगिंदर नाथ मंडल साहब थे, हिंदू थे वो। तो ये जो चीज़ें कायद आज़म ने रोड मैप बनाया था बतौर हमारे लिए, कौम के लिए, इंतज़ामी, एग्जेक्टिव, हुकूमत, सब के लिए,
इसमें मुझे लगता है कि शायद हम बहुत कुछ जो है कि वो खो दिया हमने, शायद वो सिर्फ गए नहीं है जो वो चाहते थे। जी, जी, मैं यही बात कर रही थी आपसे मैं इससे ऊपर की सतह पे बात कर रही थी। ये दूसरी वाली स्टेज है। पहली स्टेज है हमारा एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाना और उसके 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 साथ ही हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर करनी है बिटवीन एंड अमंग द प्रोविंसेस, यानी कि जो सेंट्रल और प्रोविंशियल पावर्स क्या होंगी और प्रोविंशियल के आपस में क्या रिलेशनशिप होगी। जब हम ये तय कर लेते हैं और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना लेते हैं अवाम की मर्जी से, तो सेकंड जो स्टेज आती है वो होती है गवर्नेंस। जो आप सारे चारों ये जो कायदे-आज़म ने इशारा किया जिनकी तरफ और बड़े वाज़ेह तौर पे बताया कि इनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, ये सारे गवर्नेंस हैं। देखिए, गवर्नेंस के इश्यूज़ उस वक़्त पैदा होते हैं जिस वक़्त गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग नहीं होती और उसका कमांड एंड कंट्रोल नहीं होता अपने इदारों के ऊपर। और क्योंकि हम कामयाब नहीं हो सके स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनाने में और हमने डेमोक्रेसी को पनपने नहीं दिया पाकिस्तान में, तो फिर गवर्नेंस में ये हुआ कि जो इदारे हैं वो खुद मुख्तार हो गए और उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रहा, क्योंकि ऐसी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ऊपर नहीं बैठी हुई थी जो उनको अपने इख्तियारात से तजावज़ करने से रोक सकती। जब इख्तियारात से इदारे तजावज़ करती है तो गुड गवर्नेंस नहीं रहती, क्योंकि गुड गवर्नेंस का जो पहला प्रिंसिपल है वो अवाम को सर्विस डिलीवरी करना है और सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस कायम करने के लिए वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है जिसपे वो लॉस का तो कोई मसला ही नहीं होता। देखिए, आपका जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है, 73 का है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये आपने छाप लिए हैं उनसे जो दुनिया के बेहतरीन जहाँ पे लॉज मौजूद थे। आपने जस्ट उनको कॉपी कर लिया क्योंकि आपने कोई व्हील इन्वेंट नहीं करना था। इन्वेंट क्या करना था आपने कि आप इन सिस्टम्स को जो आपने बाहर से उधार लिए थे उनको आप शेप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड्स। तो वो हम उसमें कामयाब नहीं हो सके। हमारे लॉज बेहतरीन है लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाले कौन बैठे हैं। इसके ऊपर मैं बड़ी एक सादा सी मिसाल देती हूँ कि देखिए, आपने सिस्टम लिया बरतानिया से सिस्टम लिया ना, पार्लियामेंट्री निजाम जो है आपने वहां से लिया। वो इतनी कंजर्वेटिव कौम है कि वो आज भी लाइट जब ऑन करनी होती है तो वो कहते हैं ब्रिंग द कैंडल्स, हालांकि एक बंदे ने जाके स्विच ऑन कर देना है, लेकिन कहते वो वही हैं। दे आर सो कंजर्वेटिव कि वहां लॉज लिखे नहीं हुए लेकिन वो उससे डिविएट नहीं करते। और हम वो लोग हैं जो लॉज सारे मौजूद होते हैं और हम ढूंढते हैं कि इनको कहाँ से तोड़ा जा सकता है। तो ऐसी नेशन के लिए एक पूरा स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क होना चाहिए था जो गुड गवर्नेंस के लिए कायम किया जाता। और जो कायदे-आज़म ने वाजे किया कि सबसे पहले मैं इस जमाने के लिहाज से करप्शन में सबसे पहले अकल व परवरी को रखती हूँ, यानी वो तरतीब जो कायदे-आज़म ने दी थी उसको मैं इस वक्त समझती हूँ कि इसको उल्टा कर देना चाहिए। अकल व परवरी का मतलब ये है कि आप अपने अपनों को नवाजेंगे, तो आप जो है ना अनक्वालिफाइड लोग जो मेरिट पे नहीं होते उनको ले आएंगे, और जब आप उनको ले आएंगे तो फिर हर कॉम्प्रोमाइज होगा। दो चीजें मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूं जिसमें जो गवर्नर्स की तरफ आपने इशारा किया, इसमें खास तौर के ऊपर जब पाकिस्तान बन गया तो कायदे आज़म का जो एक गालबन 48 में पेशावर में सिविल सर्विस के जो अफसरों से खिताब था और फिर स्टाफ कॉलेज जो कोयटा में खिताब था, उसमें मेरा ख्याल बड़ी वाज़ेह डायरेक्शंस हैं हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके लिए भी। और इसमें एक गालबन शायद हामिद साहब थे, मेजर जनरल जो मिलिट्री सेक्रेटरी भी थे हमारे, जो पहले वो जो जनरल थे सुप्रीम कमांडर गालबन, मुझे अब नाम ज़हन में नहीं आ रहा उनके, जनरल ग्रेसी। जी, उसमें जो किताब में भी उन्होंने लिखा कि कायदे आज़म ने उस वक्त एक इस्तकबाली में ये कहा था कि पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत सिविल अफराद पर मुश्तमिल होगी, जो भी जमहूरी असूलों के बरक्स सोचता है उसे पाकिस्तान का इंतखाब नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सिविल सर्विस अफसरों से आप किसी सियासी जमात या सियासतदान के दबाव में ना आए, आपकी किसी सियासी जमात से कोई वाबस्तगी नहीं, आप सिर्फ कौमी मुलाजिम है, मुल्क की खिदमत एक खादम की हैसियत से करनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें थी कि वो उल्टा हो गई कि हुकूमत जो है कि वो लगता है पाकिस्तान में जो है कि वो सिविल ब्यूरोक्रेसी या बाबुओं के हाथ जो है कि वो खुद सर ये कि इसमें मसला ये है ना, जो मैं आपको बता रही थी कि हमने ना सारे रूल्स जो रेगुलेशंस बहुत अच्छे से छाप लिए और आपने अपना जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश नहीं की। देखिए, ब्यूरोक्रेसी के बगैर कोई मुल्क नहीं चल सकता, चाहे ऊपर कितनी स्ट्रांग गवर्नमेंट क्यों ना हो, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो उन्होंने करनी होती है ना। इसी तरह से जो हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, कोई भी मुल्क जो है वो सिक्योरिटी के मिलिट्री के बगैर नहीं चल सकता, इसलिए कि सरहदों की हिफाजत करना बड़ी जरूरी होती है। जो नुकसान है ना, जो हमारे से गलती क्या कहाँ पे हुई है, हमारे से गलती ये हुई है कि ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था अंग्रेज ने, और अंग्रेज ने बनाया था कि उसको एक मिलिट्री सरहदों की हिफाजत के लिए नहीं सिर्फ चाहिए थी, सरहदों की हिफाजत में तो उसको कोई बहुत ज्यादा मसला ही नहीं था सिवाय अफगानिस्तान की तरफ से। असल मसला था उनको अवाम से, क्योंकि वो अवाम के में से नहीं थे, उनको खौफ था
और आप देखिए कि 125 टाइम्स जो है मिलिट्री को इन एड टू सिविल बुलाया गया, क्योंकि पुलिस के ऊपर वो इतना ट्रस्ट नहीं करते थे जितना फौज के ऊपर करते थे। और फिर आपने देखा कि जनरल डायर जैसे वाकयात हुए ना, कि जलियांवाला बाग जैसे वाकयात हुए, इसलिए कि फौज को बुला दिया जाता था और वो ब्रुटैलिटी के साथ हर किस्म की अपोजिशन को क्रश कर देते थे। उनको ट्रेंड ही ऐसे किया गया था। इसी तरह से जो ब्यूरोक्रेसी है वो असल में एक कॉलोनियल पावर की ब्यूरोक्रेसी थी। और आप देखिए जितने ब्यूरोक्रेट यहाँ से इंग्लैंड चले गए वापस, अंग्रेज दे ऑप्टेड फॉर टू गो बैक, तो उनको वो जाके उन्होंने कंपल्सरी रिटायर कर दिया। और जब उन्होंने क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कि हेयर वी रिक्रूट ब्यूरोक्रेसी टू सर्व पीपल, आपको रूल करने के लिए किया गया था। तो हमें ये चाहिए था कि जैसे ही हमने पाकिस्तान बनाया था ना, तो हम अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं कि हम अपने इदारों की जो बेसिक ट्रेनिंग है, जो बेसिक आइडियोलॉजी है, उसको चेंज करते थे। अगर हम उनको उन्हीं पैटर्न पे ट्रेन करते रहे तो फिर तो वो कॉलोनियल पावर के रिप्रेजेंटेटिव ही रहे, वो पाकिस्तान होते हुए भी गोरे अंग्रेजी देसी अंग्रेज बन गए ना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमना महमूद साहब। और जो सबसे अहम बात जाते जाते डॉक्टर साहबा ने भी कही है और हमें भी ये अपने पल्ले बांध लेनी चाहिए, हमें भी और हुकूमतों को भी, कि जो सिविल सर्विस है या जो गवर्नमेंट इंतज़ामिया है जो ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए अमल करती है, उसको टू रूल द पीपल नहीं बल्कि टू सर्व द पीपल का जब बेसिक प्रिंसिपल है वो करारदाद लाहौर का भी था। और कायद आज़म का कानून साज असम्बली से खिताब हो या वो फौजी अफसरों से या सिविल सर्विस अफसरों से खिताब हो, उन सब के अंदर यही चीज़ होती है। जिस दिन ये आ गई हम खुद आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।